दोस्तों एक लड़का अपने कपड़े की दुकान पर बैठा था कि उसे अचानक से दिल्ली की याद आने लगती है, क्योंकि दिल्ली में उसका बचपन गुजरा था। 15 साल वहीं पर उसने गुजारे थे और पिछले 10 साल से वो गांव में कपड़े की दुकान चलाता था। लेकिन उसे इतनी याद आती है अपने दोस्तों की, उन गलियों की, दोस्तों के घरों की, कि दोस्तों वो खुद को रोक नहीं पाता है और एक दिन दिल्ली जाने का फैसला करता है, 2-4 दिन के लिए अपने हित मित्रों से मिलने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद दोस्तों जब उन लोगों से मिलता है और उसके बाद उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों वहां से उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक बहुत ही अद्भुत कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक लड़का जिसका नाम सिकंदर होता है। पिछले 10 साल से बहराइच में वो कपड़े की दुकान चलाता था अपने पिता राम लखन के साथ मिलकर। इसके अलावा उसके एक और भाई और बहन होते हैं। लेकिन कपड़े की दुकान चलाते चलाते दोस्तों उसे दिल्ली की हमेशा याद रहती थी, क्योंकि जो राम लखन थे पहले दिल्ली में 15 साल तक कहीं पर काम करते थे। वहीं पर उसने अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। जब 2 महीने का था तभी वो गांव से दिल्ली चला गया था। वहां उसने 15 साल गुजारे थे। बहुत सारे उसके यार दोस्त बन गए थे। बहुत सारे यार दोस्त के मम्मी पापा को भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। तो अक्सर उन लोगों की याद आती रहती थी। उसके पास किसी का नंबर नहीं था, 10 सालों का वक्त बीत गया था। तो एक दिन वो वहां जाने का फैसला करता है और आखिरकार वो ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली निकल लेता है। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में कभी उसके पिता उसको लेकर वहां पर रहते थे पूरे परिवार के साथ। वहां पर जाता है तो दोस्तों जब वो अपने दोस्तों के घर जाता है तो दोस्त बहुत ही खुश होते हैं उसे पाकर, उससे मिलकर। इसे भी बड़ा बड़ा मजा आता है। माता पिता से दोस्तों के मिलता है। कुछ दोस्तों की शादी हो गई थी, कुछ सेटल हो गए थे, सबकी 25-26 साल उम्र हो चुकी थी। तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। 2-4 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। लेकिन घर लौटने का वक्त हो गया। एक जगह और उसे जाना था, लेकिन वहां जाने के लिए वो डरता था। दरअसल दोस्तों जहां जाना था वो सोचता है पता नहीं बड़े लोग हैं, मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। जहां पर उसके पिता राम लखन काम करते थे उन सेठ के यहां वो जाना चाहता था। सोचता है यार पता नहीं फिर दिल्ली आने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बार जाकर वहां पर भी देखता हूं। जो सेठ थे दोस्तों उनका नाम भगवान दास होता है। उनकी दिल्ली में अलग अलग जगह पर कपड़ों के शोरूम होते हैं। उनके 3 बेटे थे, एक बेटी थी। और जो है बहुत ही अच्छा उनका कारोबार था, बहुत ही अमीर थे। उनका एकदम वहां पर इलाके में नाम था। तो सोचता है यार एक बार सेठ जी के यहाँ चला जाऊं, क्योंकि सेठ जी के यहाँ जब भी राम लखन काम करते थे तो कभी कभार उसको लेकर सेठ जी के घर भी जाया करते थे। कुछ ही दूरी पर वो रहते थे, कुछ समय तक के लिए वहां पर रहते थे और उसके बाद कहीं और उन्होंने कमरा ले लिया था। तो अक्सर जब वो सेठ जी के घर भी जाते थे तो सेठ जी उसे बहुत मानते थे, चॉकलेट देते थे, टॉफी देते थे और उससे कुछ सवाल जवाब करते थे। तो इस तरीके से वो सोचता है यार सेठ जी तो मुझे पहचान ही लेंगे, नहीं पहचानेंगे बता दूंगा मैं राम लखन का बेटा हूं। और उसके बाद वो वहां पर जाने का फैसला करता है। दोस्तों जो सेठ थे उनका नाम भगवान दास होता है। उनके 3 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम राजीव, फिर संजय, फिर दीपक और एक छोटी बेटी जिसका नाम प्रिया होता है। बहुत ही खुशहाल उनका परिवार था। अब दोस्तों वो सेठ जी के घर जाने के लिए निकलता है तो काजू की मिठाई ले लेता है, अनार वगैरह ले लेता है कि ताकि वहाँ पर उसका कुछ भाव बने, उसको पहचाने लोग। जाता है उस कोठी पर, लेकिन जैसे ही गेट के अंदर घुसता है तो दोस्तों वहाँ पर वो देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि जो कोठी कभी चमकती रहती थी, जहाँ पर कभी रौनक थी, खुशहाली थी, वो एकदम वीरान ऐसे लग रहा था कि जैसे यहां पर क्या हो गया है। चारों तरफ देखता है, कोई उसे नजर नहीं आता है। बहुत ही ध्यान से उस कोठी को देखता है जहां पर उसने कई दिन गुजारे थे, अक्सर जाया करता था। फिर सोचता है यार लगता है सेठ जी और उनका परिवार कहीं और रहने चला गया है। इधर उधर झांकता है, उसके बाद फिर वो वापस लौटने लगता है।
जब वो वापस लौट रहा था तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, एक बुढ़े आदमी की आवाज़। करीब 75-80 साल के वो युवक होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पर। अब दोस्तों, जो सिकंदर था वो उनके पास जब जाता है तो हैरान हो जाता है। वो वही सेठ भगवान दास थे जो कभी ठाट बाट से रहते थे। आज उन्हें देखकर कोई और दूसरा देखता तो उनके ऊपर दया आ जाती, कोई सोचता कोई भिखारी है। लेकिन ये तो जानता था उनकी औकात और उनके पिछली जो उनके ठाट बाट थे उसके बारे में, तो इसे बड़ी हैरानी होती है। ये जाकर उनके पांव छूता है, कहता है नमस्ते सेठ जी। वो देखते कहते बेटा मैंने पहचाना नहीं तुमको। वो कहता है कि सेठ जी, मैं जो राम लखन जी थे आपके यहाँ काम करते थे, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। वो कहते अरे सिकंदर हो तुम। वो कहता है कि हाँ सेठ जी, मैं सिकंदर हूँ। कहते अरे बेटा आओ आओ, कैसे क्या हाल है तुम्हारे, और तुम्हारे पिता का क्या हाल है, राम लखन कैसा है। वो कहता है कि सेठ जी आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद है, हम लोग ठीक से हैं। आप अपना सुनाइए, आपका क्या हाल है, क्योंकि उसे तो उनका हाल जानना था। अब जैसे वो पूछता उनका हाल, दोस्तों वो रोने लगते हैं। कहते बेटा क्या बताएं, कहा भी नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। अब मेरा क्या हाल है। दोस्तों वो रोने लगते हैं। वो दौड़कर उन्हें संभालता है, कहता क्या हुआ सेठ जी। फिलहाल वो बैठ जाते हैं, खांसने लगते, उन्हें बहुत तेज बुखार था। अब कहता है सेठ जी आपको बुखार है, और कोई नहीं है क्या घर में। अब दोस्तों उनकी जो हालत थी वो ऐसी थी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुत अच्छे कारोबारी थे, 3-3 जगह दुकान थी उनकी। उनकी एक छोटी बेटी थी, बेटी को बहुत प्यार करते थे। पत्नी का निधन हो चुका था 8-10 साल पहले ही। तो बेटी को बहुत प्यार करते थे, उसकी शादी एक अच्छे घर में करना चाहते थे। लेकिन बेटी को अपने कॉलेज के एक दोस्त से प्यार हो जाता है और फिर उसके बाद उससे वो शादी करने का फैसला करती है। सेठ जी कहते हैं कि उस लड़के के बारे में मैंने पता किया, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, उससे बेटा शादी मत करो। लेकिन दोस्तों जो उनकी बेटी थी वो मानती नहीं है। वो कहती है पापा आप सिर्फ इसलिए उसे नापसंद करते हो। दोस्तों उस लड़के का नाम अमित होता है। कहते हैं आप अमित को इसलिए नापसंद करते हो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, आपके बराबरी का वो है नहीं, इसीलिए आप उसे नापसंद करते हो। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, अमीरी गरीबी हमने भी देखी है, मेन बात यह है कि वो मुझे जिम्मेदार नहीं लगता है, तो इसीलिए तुम उससे शादी मत करो। लेकिन वो शादी कर लेती, कहती मैं पापा करूंगी तो उसी से करूंगी। कहते ठीक है तुम शादी कर लो, लेकिन ये सोच लो कि मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कहते हैं ठीक है पापा, जो किस्मत को मंजूर होगा वही होगा। और फिर दोस्तों वहां से चली जाती है, अमित के साथ शादी कर लेती है। उसके बाद ये काफी दुखी होते हैं। और जो बेटे थे, अब बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी। सारे लोग एक ही उस कोठी में, उस बंगले में रहते थे। लेकिन जब शादी हो गई तो जो औरतें थीं, उनकी पत्नियां थी दोस्तों, उन्हें एक साथ रहने में तकलीफ होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा घर में कि इनको ज़्यादा सुविधा मिलती है, इनकी ये दुकान बड़ी है, ये ज़्यादा कमाते हैं। रोज रोज का कलेश होने लगा। अब वो दुखी हो गए कि बेटी इस रास्ते चली गई, पत्नी भी नहीं है और ये लोग रोज रोज लड़ाई करते हैं। तो वो सारी संपत्ति जो है अपने बेटों में बांट देते हैं, वकील बुलवाते हैं, वकील के जरिए सारा कुछ बांट देते हैं। कहते हैं ये दुकान तुम ले लो, ये दुकान तुम ले लो, ये दुकान तुम ले लो, और उसके बाद तुम जो है आपस में लड़ाई मत करो, अपना अपना पैसा तुम्हें जो भी मिलेगा अपने हिस्से में रखो, लेकिन यही बंगले में रहो, एक साथ रहो, ताकि लोगों को यह ना लगे कि मैंने कोई संस्कार नहीं सिखाया तुम लोगों को। लेकिन दोस्तों साथ रहना उन्हें मंजूर नहीं था। लड़के रह भी जाते, लेकिन जो औरतें थीं, जो बहुएं थीं, वो साथ में रहने को तैयार नहीं थी। और उसके बाद एक एक करके वो तीनों लोग वहां से चले जाते हैं, पिता को अकेला छोड़ जाते हैं। पिता की एक आदत थी दोस्तों, वो धार्मिक किस्म के भी आदमी थे। उनका ये मानना था वो किसी दूसरे का हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाते थे। उनका कहना था कि घर का मेरा कोई सदस्य बनाएगा खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, होटल वगैरह पे खाते नहीं थे।
और फिर वो किसी के साथ गए भी नहीं, कोई उनको ले भी नहीं गया उस जिम्मेदारी से कि नहीं पापा आप मेरे साथ चलो, आपकी बाकी जिंदगी आप मेरे साथ रहना। तो उनकी ऐसी हालत हो गई दोस्तों, उस बंगले में वो रह गए, अकेले खाना बनाते थे, खाते थे। और उस समय उनकी उम्र जो है वो करीब 75 साल की थी, 75-76 साल की। अब बुढ़ा आदमी अपना खुद का काम अकेले तो सारा कर नहीं सकता, वही हाल उनका भी था। जो बेटे थे वो कभी कभार आते थे, कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो फोन पर ही बात कर लिया। धीरे धीरे उसमें भी फासले बढ़ते गए। और ये जो है दोस्तों, एक टाइम बनाते तो 2 टाइम खाते, ऐसे ऐसे करके, हालांकि इनके पास पैसे रहते थे, इनके पास खाते में पैसे जमा थे, इतने जमा थे कि अपनी ये उस जीवन को गुजार सकते थे। 10-5 लाख रुपया उन्होंने जमा कर रखा था। लेकिन दोस्तों पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, वो एक वक्त आता है जब आदमी को सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनका तो कोई सहारा था नहीं। अब उन्हें बुखार हो गया तो कोई उनका माथा टोने वाला नहीं, माथे पे हाथ रखने वाला नहीं। अगर उन्हें खांसी आ गई तो कोई उनको दवा दिलाने वाला नहीं। जैसे तैसे करके दोस्तों वो अपने दिन गुजारते रहे और दिन रात रोते रहे। जब सिकंदर वहां पर पहुंचता है, उनकी हालत देखता है, अब ये सारी कहानी सुनकर वो कहते हैं सिकंदर से कि बेटा ऐसा ऐसा हाल है। दोस्तों वो रोने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि सेठ जी ऐसा है कि चलो ठीक है, लेकिन आपकी जो बेटी थी उस बेटी को अच्छी तरीके से वो जानता था। कहता है कि कम से कम उनसे आपको इतना मोह भंग नहीं करना चाहिए था। बेटी थी, गलती हो गई थी। अगर वो होती तो कम से कम आपका ख्याल रखती, क्योंकि बेटियां अपने माता पिता का ख्याल रखती हैं। कहते हैं बेटा अब क्या ही करें, चली गई, 4 साल से पता नहीं जिंदा भी है कि मर गई है, मुझे कुछ नहीं पता। और बेटों ने तो मुझे इस हाल में छोड़ दिया। बाकी बेटा अब तुम अपना बताओ। अब वो भी अपनी कहानी बताता है कि हाँ मैं 10वीं पढ़ा था, वहाँ गया, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, और पिताजी ने जो दुकान खोल रखी थी उसी दुकान को चलाते हम लोग बड़ा कर लिए हैं और हमारा गुजारा अच्छे से होता है। कहते बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारा बाप बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। जब तक वो मेरे पास रहा मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, ईमानदारी से वो काम करते थे, तो भगवान तो तरक्की देना ही देना था उनको। बड़ा खुश होते हैं वो उसके पिता के बारे में सुनकर। लेकिन अब उनको बुखार था और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि धीरे धीरे उनकी दोस्तों सांस फूलने लगा, खांसी आने लगा, नब्ज उनकी जो है वो स्लो हो गई। वो उन्हें संभालता है और उसके बाद एक ऑटो बुलाता है और एक हॉस्पिटल में लेके जाता है, एडमिट करवा देता है। उनके साथ वो हमेशा वहां पर बैठा रहा, रात भर बैठा रहा। 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे, उनकी वो सेवा करता रहा। सोचता है कैसे छोड़ के जाऊं, उससे जो है दया आ जाती है सेठ जी के ऊपर। उनकी सेवा पानी वो करता रहा। 2 दिन के बाद वो जब कुछ ठीक हुए तो उन्हें लेकर घर आता है। घर आने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगे, बोले बेटा अगर तू नहीं होता तो शायद मेरा ये अंतिम दिन होता। और मैं तो बेटों को कसम खा लिया हूं कि अपने तरफ से तुम्हें फोन नहीं करूंगा, भले ही मेरी यहाँ पर मौत हो जाए, मैं सड़ जाऊं, गल जाऊं, लेकिन उनको अपने तरफ से तो फोन नहीं करूंगा। और वो भी कहाँ करने वाले, कभी 1 महीने में, 15 दिन में कोई कर लेता है तो कर लेता है। उसके बाद जब घर पे आते हैं तो कहते हैं बेटा एक काम और कर दो, क्या पता मैं किस दिन कितने दिनों का मेहमान हूं, आप मेरी बेटी को अगर तुम ढूंढ लाते तो बड़ा अच्छा होता। मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसे मैं माफ करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि अब सेठ जी वो कहां पर मिलेगी। तो उसे एक पता देते हैं, कहते हैं कि गाजियाबाद में उसके माता पिता जहां रहते हैं, जो अमित नाम का लड़का था, वहां का पता तो है मेरे पास, क्योंकि मैंने जब उसके घर बार के बारे में पता लगाना शुरू किया था तो वो एड्रेस है मेरे पास। उसे पता देते हैं दोस्तों, वहां से वो गाजियाबाद जाता है, उस पते पर जाता है। दरवाजा खटखटाता है तो अमित के माता पिता दरवाजा खोलते हैं और उसके बाद कहते हैं, ये उससे कहते हैं कौन हो तुम। कहता है कि मैं अमित का दोस्त हूं, अमित भाई कहाँ पर हैं। वो कहती है कि अमित भाड़ में जाए, उससे हमें क्या लेना देना। जिस लड़की से उसने शादी कर ली, करोड़पति की लड़की थी, लेकिन 1 पैसा नहीं ले पाया, और होगा कहीं वो, हमें उससे क्या लेना देना।
कहता है कि अरे आंटी आप बता दो अभी वो प्रॉपर कहाँ पर रह रहे हैं, मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है, उनकी याद आ रही है, मैं 10 साल बाद कहीं से आया हूँ। दोस्तों वो उसका पता बता देते हैं कि जाओ वहीं पर वो पहले रहता था, अभी 2-4 महीने से उसका पता नहीं है। अब वो जाता है दोस्तों उस पते पर, दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से दोस्तों एक महिला दरवाज़ा खोलती है, कोई और नहीं, वो वही प्रिया होती है। प्रिया को वो देखता है तो वही सुंदर चेहरा, वही चेहरे पे निखार, लेकिन उदास। वो उसे देखती है, कहती है कौन हो आप? तो ये कहता है कि सिकंदर को आप जानती हैं? तो कहती है कौन सिकंदर? तो बताता है आपके यहाँ राम लखन काम करते थे उनका। तो कहती हाँ 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 उनका बेटा। क्या लगते हो आप उनके? और यहाँ पर कहाँ रहते हो? तो कहता है कि मैं सिकंदर ही हूँ। दोस्तों वो हैरान हो जाए, कहती सिकंदर हो आप? कैसे तुम्हें पता मैं यहाँ रहती हूँ? किसने पता बताया? और यहाँ पर कहाँ रहते हो? वो कहता है कि मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, और आपका पता मुझे आपके पापा ने ही बताया है, उन्होंने आपके पास मुझे भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब दोस्तों इतना सुनते ही वो रोने लगी, दरवाजे पर बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। कहती क्या बात कर रहे हो? मेरे पापा ने मुझे याद किया, मुझे बुलाया है। वो कहता है कि हाँ तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। अब दोस्तों वो कहती है ठीक है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। अब दोस्तों वो रो रही थी तो अंदर से अमित आता है। वो कहता है हाँ भाई कौन हो तुम, ये क्या हो रहा है? वो कहता है कि इनके पापा ने मुझे भेजा है और मैं इनको लिवाने आया हूँ। तो वो कहता अच्छा, वो मुस्कुराता है, कहता अब बुढ़े को याद आई है अपनी बेटी की, लगता है कुछ अब देने का मन बना लिया होगा उसने, अंतिम समय आ गया होगा उसका। इस तरीके से वो बात करता है। सिकंदर को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, सोचता है चलो इनका मैटर है। उसके बाद दोस्तों प्रिया भी कुछ नहीं बोलती, वो शर्मिंदगी के मारे अपना सिर झुका लेती है। अब ये कहता है कि आप चल रही हैं क्या? तो कहती हाँ हाँ मैं चलूंगी। जाती है दोस्तों, अंदर से तैयार होती है, कुछ कपड़े रखती है एक बैग में, और उसके बाद बाहर आ जाती है। ये एक टैक्सी बुक करता है और उसमें बैठकर दोनों दिल्ली आ जाते हैं। अब दोस्तों वो टैक्सी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। प्रिया सिकंदर से कहती है कि आप मेरे पापा से मेरे बारे में कुछ मत बताना। तो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे पिता की हालत जो है वो खराब है, तबीयत खराब है, चलो अभी खुद देखोगी। दोस्तों वहां पर जब वो जाती है उस बंगले में कीर्ति नगर में, तो जैसे ही बाप बेटी एक दूसरे को देखते हैं गले लगकर रोने लगते हैं। वो कहते हैं पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने आपका कहा नहीं माना था। वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तू सुखी तो है? दोस्तों वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद अब दोनों एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। प्रिया बहुत हैरान होती है, वो कहती है पापा मैं तो सोच रही थी कि आप भाई लोगों के साथ होंगे, आप लोगों के साथ वो लोग होंगे। वो कहते हैं बेटा कोई मेरे साथ नहीं है। वो कहती है कि आप मुझे पहले बुलवा लिए होते। तो वो कहते हैं तू चली आई होती। वो कहती है मैं कैसे आती, और मैं तो इस लायक थी नहीं कि मैं आती। फिलहाल इस तरीके की बातें होती हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब वहाँ पर वो जो है कहता है ठीक है सेठ जी, और अब आप लोग सुखी सुखी रहिए। वो कहते हैं अरे रुक जाओ, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो? उसके बाद दोस्तों वो 2-4 दिन और रुक जाता है। अब उसके घर से फोन आने लगता है कि कब आ रहे हो, कहाँ पर हो, अब दिल्ली में ही रह जाओगे क्या, यहाँ पर काम है? तो कहता है कि मैं सेठ जी के पास हूँ। रामलाल बड़े खुश होते, कहते हैं अच्छा भगवान दास जी के पास हो, बात कराओ सेठ जी से। दोस्तों सेठ जी से अपने पिता की बात करवाता है। उसके बाद वो दोस्तों उसकी इतनी तारीफ करते हैं सेठ जी, कहते हैं कि राम लखन तुम्हारा जो बेटा है बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, और अब इसने जो है इसकी वजह से मुझे मेरी बेटी मिली। सारी कहानी वो राम लखन को भी बता देते हैं, उसके बेटों ने जो उनके साथ किया था। और उसके बाद वो कहते हैं उसका बड़ा गुणगान करते हैं। तो ये कहते हैं कि अरे सेठ जी सब आपका आशीर्वाद है, और आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका भी परिवार बहुत अच्छा था, आपके बेटे ऐसे तो थे नहीं जब मैं वहाँ पर था। तो कहते हैं कि अब
अब क्या ही बताएं, जब बहुएं आई तो सारे चले गए। उसके बाद वो कहते हैं कि अपने बेटे को अगर कुछ दिन यहाँ और रहने देते तो ठीक रहता, मैं और मेरी बेटी अकेले हैं, तो ये रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं सेठ जी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास रहेगा तो गुर ही सीखेगा कुछ आपसे, कोई बात नहीं, वहाँ पर रहेगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद उसे परमिशन मिल जाता है, वहाँ पर वो रहने लगता है। अब प्रिया खाना बनाती सुबह शाम, जो सिकंदर था उसकी मदद करता है। धीरे धीरे इन दोनों में ऐसी बातचीत हुई कि दोनों में कुछ लगाव हो गया, दोस्ती हो गई। और फिर एक दिन जो अमित था दोस्तों, जो उसका पति था, एक्चुअली उसके साथ वो रहता ही नहीं था, कभी कभार आता था, मारपीट करके उससे उसकी सैलरी लेकर जाता था। वो एक जॉब करने पर मजबूर हो गई थी, नौकरी करती थी, उसी से अपना गुजारा करती थी। और जो अमित था अपने माँ बाप के साथ ही रहता था, उसके माँ बाप ने झूठ बोला कि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उनके साथ वो रहता था, दूसरी शादी करने के फिराक में था। लेकिन ये भी सोच रहा था कि क्या पता जो प्रिया है उसके पिता उसको धन दौलत दें तो फिर से वो उसे उसके पास चला जाएगा। तो इस जो है उसके दिल में ये प्लान चल रही थी। प्रिया बेचारी वो अकेले अपना जॉब करती है, पिछले 3 साल से वो अकेले रह रही थी, और जब भी वो उसका मन करता आ जाता, मारपीट करके सैलरी ले जाता, ये अपने पिता के पास भी नहीं आ सकती थी। तो इस तरीके से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वो जो है अमित उसे फोन करता है, कहता है अरे क्या हाल है, कुछ बात बनी, कुछ तुम्हारे बाप ने तुम्हें देने के लिए बुलाया था, किस लिए बुलाया था? वो कहती है कि मेरे पिता ने मुझे देने के लिए कुछ नहीं बुलाया था, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है तो इसलिए मैं आई हूँ, और मुझे पापा के धन दौलत नहीं चाहिए, मैं अपने पेट भर का तो कमा लेती हूँ, ऊपर से तुम्हारा भी पेट उसी से भरता है, तो तुम इतने लालची हो, कोई लालच मत फैलाओ। और मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी सारी दौलत जो है वो अपने बेटों में उन्होंने बांट दिया है, तो तुम दौलत का अगर लालच कर रहे हो तुम्हारे माता पिता, तो भूल जाओ इस बात को। अब दोस्तों ये बात जब इन दोनों में हो रही थी तो कहीं ना कहीं जो भगवान दास थे वो अपनी बेटी की बात सुन रहे थे। ये सुनकर दोस्तों उसके पास जाते हैं, रोने लगते हैं, कहते बेटा ये किससे बात कर रही थी? वो बता देती है अपनी सारी कहानी। कहते बेटा तू टेंशन मत ले, और मैं पहले ही कह रहा था कि वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये बंगला मेरे ही नाम पर है, नोएडा में मेरे नाम पर जमीन है, अभी मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता हूँ, इतना दे सकता हूँ कि तेरा ये जीवन आराम से निकल जाए, लेकिन बेटा अब उसको तू छोड़ दे, अब से मैं तेरे लिए कोई लड़का ढूंढ दूंगा, कोई सिकंदर जैसा लड़का अगर मिल जाए तो तेरी जिंदगी जो है बड़े आराम से कट जाएगी। अब दोस्तों जब वो सिकंदर का नाम सुनती है तो कुछ पल को सोचने लगती है कि सिकंदर जैसा ही कह रहे हैं तो फिर सिकंदर ही क्यों नहीं। अब दोस्तों उसके बाद वो अलग नजर से सिकंदर को देखने लगती है। एक दिन जब सब लोग अपने अपने कमरे में सोए थे, वो जो है जाती है सिकंदर के कमरे में, उसके पास बैठ जाती है, वो भी बैठ जाता है। उस हैरान होता है कि इतनी रात को यहाँ पर ये किस लिए आई हैं, क्योंकि 15-20 दिन बीत चुके थे वहाँ पर उसको रहते हुए, दोस्ती हो चुकी थी, लगाव हो चुका था, वो चाहता था कुछ बातें करे, लेकिन सोचता है शादीशुदा महिला हैं और इतनी बड़ी ये बड़े घर की बेटी हैं, अपने आप को खुद को नौकर का बेटा ही समझता था। तो वो कहती है उससे सिकंदर जो भी मेरे जीवन में चल रहा है तुम तो जानते ही हो, अब आगे मैं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आता, तुम कुछ बता सकते हो? वो कहता है कि मैं बस इतना बता सकता हूं कि वो जो आदमी है ठीक नहीं है, उसका साथ छोड़ दो, कहीं और शादी कर लो। वो कहती है कहाँ करूं, कौन पूछने वाला है? सिकंदर हैरान हो, कहता क्या बात आप कर रही हैं, बहुत से लड़के आपको मिल जाएंगे, आप सुंदर हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, क्या होता है कि आप किसी के साथ 2-4-6 महीने रही, उसके बाद 2-3 साल से आप अकेली भी रह रही हैं, आपको और कहीं और कर लेना चाहिए था। वो कहती नहीं, मुझे इतना डर लग गया था कि फिर मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन अब तुम बताओ क्या मुझसे कोई कर सकता है? कहता क्यों नहीं कर सकता है, आपको बड़े आराम से आपकी शादी हो सकती है।
तो वो कहती हैं अगर तुम बताओ तुम मेरी जैसी लड़की से शादी कर सकते हो, दुनिया की तो छोड़ो। कहता है अरे आप क्या बात कर रही हैं, आप इतने बड़ी हैं और आपके सामने मैं कुछ नहीं हूं, आप मुझसे ये बात क्यों कर रही हैं। कहती है बहाने मत मारो, सीधा बोल दो कि मैं नहीं कर सकता, और इस तरीके का छोटा बड़ा ये सब मत बात करो, आज मैं बहुत छोटी महसूस कर रही हूं। तो दोस्तों वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर आप मुझसे शादी करने के लिए कह रही हैं। तो वो कह रही है ठीक है, लेकिन तुम कसम खाओ कि तुम दिल से ये बात कह रहे हो। दोस्तों वो कसम खाता है, कहता है कि हाँ मैं सच में कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर कोई भी सौभाग्यशाली खुद को समझेगा। दोस्तों उसके बाद फिर वो कहती है कि मैं फिर तुमसे ही शादी करूंगी, और फिर दोस्तों वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उस दिन से दोस्तों उनके बीच का जो रिश्ता था बदल जाता है। अब जब उसके जो सेठ जी थे उनके बेटे जब सुनते हैं कि अरे प्रिया घर में आ गई, किस लिए आई है, ये सब पत्नियों के साथ आते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, आपने तो इसे ठुकरा दिया था। सोचते हैं कि जो ये बंगला है और जो जमीन है नोएडा, क्या पता इसको दे दे। तो कहते हैं बेटा तुम लोग अब जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब मेरी बेटी मेरे पास आ गई है, अब मुझे जो है कोई परेशानी नहीं है, तुम लोग जाओ, तुम्हारे हिस्से का जो मिलना था मिल गया, अब जो भी संपत्ति मैं अपने बेटी को दूंगा। और फिर दोस्तों उसके बाद वो प्रिया को सारी संपत्ति देते हैं। और जो सिकंदर था दोस्तों, इन दोनों में इतना गहरा प्यार और लगाव हो जाता है प्रिया और सिकंदर में कि ये शादी करने का फैसला करते हैं। जब ये फैसला दोनों सेठ जी को बताते हैं दोस्तों, सेठ जी बहुत खुश होते हैं। एक ही महीने के अंदर अंदर दोस्तों पूरी दुनिया बदल जाती है सिकंदर की। और उसके बाद दोस्तों ये अपने माता पिता को फ़ोन करता है, वो भी आते हैं, मुलाकात होती है, बात बन जाती है। और फिर दोस्तों इन दोनों की बड़े धूमधाम से पिछले साल शादी होती है। आज इन दोनों का दोस्तों एक बच्चा है, बहुत ही खुश है, बहुत शानदार तरीके से अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आज दोस्तों जो सेठ जी हैं, कभी वो बहराइच में आकर इनके पास रहते हैं और कभी ये लोग आ जाते हैं सेठ जी के पास रहते हैं। सेठ जी को कभी इन्होंने तब से अकेला छोड़ा नहीं। तो दोस्तों ये रही हैरत अंगेज कहानी सिकंदर और प्रिया की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।